अच्छा। मई के महीने में होती है। इतना मोटा मोटा आम गिरता है। वो क्या वजह रहती है? उसके 2-3 कारण हैं कि जो लेट फ्लश इस बार आया है, हाँ, तो जिन बागों में सावधानी बरती है वहाँ जो फर्टाइल नहीं हुआ और वैसे ओवरी स्वेल हो गया, आम दिख रहा है, आम नहीं है, ये हर बाग में होगा। हर बाग में होता है। जो वहाँ पर उसके डंठल को कमजोर करता है और वहाँ से टूट जाता है, और ये 10 दिन तक इसका असर रहेगा। 10 दिन बाद आम हेल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक की रिसर्च में ये आया है जी कि जो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं उसमें दोनों होते हैं, मादा और नर। दूर से देख के आप जज नहीं कर सकते कि एक क्रॉप कैसी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे भुनगे का प्रकोप, उसको अंडे देने का टाइम जो होता है, एक मादा 200 से 250 अंडे देती, पूरे पेड़ को ऐसे लगे जैसे आपने तेल लगा दिया। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिसने 22 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है मैंगो फार्मिंग के अंदर। और आप देख रहे होंगे अपने ऑर्चर्ड में हमारे जो बर्ड्स होते हैं, जब फ्रूट सेट होता है हमारा, वो काफी डाउनफॉल होता है। उसकी वजह क्या होती है? आपको पता है कि भाई हमारे जो आम होते हैं उससे लगने से पहले हमारे फूल में भी नर और मादा होते हैं। उससे फल जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, हमारे जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो फल को किस तरीके से चूसते हैं, और उनका रीजन क्या होता है इस पे लगने का, उनको किस तरीके से बचाया जाए, उनकी जो साइकिल होती है उनको किस तरीके से तोड़ा जाए, इनसे रिलेटेड ऐसी ऐसी जानकारियां आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। क्योंकि आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं उस मैंगो फार्मर से जो काफी एक्सपर्टाइज चीज में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं मैंगो फार्मिंग की वो चीजें जो शायद ही कभी आपने सुनी हो या देखी हो या समझा हो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय जानना चाहूंगा आपका मैं। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी जी। और पिछले 22 वर्षों से जी मैं अपना ये बगीचा खुद देख रहा हूँ। यानी 22 साल का आपको एक्सपीरियंस है? हाँ, 22 साल का एक्सपीरियंस है जी। और मैं इस ऑर्चर्ड को, ये चूंकि विरासत में मिला है, बड़ों ने लगाया था जी। मेरी टेन्योर में लगाया। हाँ। मेरी आयु लगभग इस समय 68 वर्ष है। जी जी जी। तो लेकिन मैंने काफी करीब से देखा और इसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, क्या क्या नरिशमेंट देना है, जी, इसका मुझे काफी एक्सपीरियंस है। जी। मुझे ये बताओ, जैसे आप बता रहे हैं मेरे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, जब किसान के बाग के अंदर ऑर्चर्ड में ये बर्ड्स निकलना शुरू होते हैं, मतलब जब फूल आता है फिर वो बर्ड्स बनती है, वो लास्ट तक आते आते 100% में से 30% तक बचती है जाके, वो इतने उसका खत्म हो लेता है 70%। अगर किसान उसको बचाना चाहे, उसकी देख रेख करना चाहे, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, आम के पेड़ में नहीं बल्कि सभी पेड़ों में 2 तरह की बर्ड्स होती है। अच्छा जी। एक होती है वेजिटेटिव जी। एक होती है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव बर्ड जो है वो बस्ट होती है जनवरी के महीने में, हमारे सीजन में। जी। हमारे पूरे एरिया के अंदर जी। जनवरी के महीने से, जनवरी फर्स्ट वीक से बर्ड बस्ट शुरू हो जाती है। हाँ। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो बर्ड निकलनी शुरू हो जाती है। जी जी जी। और वो बर्ड टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से पूरे महीने निकलती रहती है। यानी कि आप ये मानिए कि 15 जनवरी से अगर निकलनी शुरू हुई, हाँ, तो 15 मार्च तक वो निकलती है। अच्छा अच्छा। 2 महीने के लगभग उसको लग जाते हैं। एक हाँ। अब निकलेगी, एक 3 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसे सही। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बर्ड निकलनी शुरू हो जाती है। जी जी। और बर्ड बस्ट के बाद मैं आपको एक खास बात बता दूं, लोगों को ये परसेप्शन है जी कि भाई बहुत बढ़िया बौर निकला है। हाँ। लेकिन जब आप नजदीक जाके देखोगे तो आपको हर बर्ड में 2 तरह के फ्लावर मिलेंगे। जी जी जी। उनकी रेशो कम ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। एक ही बर्ड में हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स मिलेंगे। जी। हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब है जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। जी। एक ही फूल में, एक ही फूल में नर भी और मादा भी? मादा भी। अच्छा। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनमें आपको केवल मेल फ्लावर्स मिलेंगे। जी जी जी। मादा नहीं होती। अच्छा। तो आपको बंच दिखाई देगा कि बहुत बौर निकल रहा है, बहुत है कि लदा पड़ा है, लदा पड़ा सा। हाँ। लेकिन जब आप नजदीक जाके देखोगे तो 70-30 का रेशो, जी, 50-50 का रेशो, जी। कभी कभी तो 10 और 90 का रेशो। अच्छा। यानी कि 10% केवल हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं, हाँ। और 90% उसमें मेल फ्लावर्स। जी जी। तो दूर से देख के आप जज नहीं कर सकते कि एक क्रॉप कैसी है, ये क्रॉप कैसी है। बिल्कुल। हाँ। दूसरा ये है कि बर्ड बस्टिंग के टाइम पे इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे भुनगे का प्रकोप होता है। भुनगा कहते हैं हॉपर को। अच्छा, होपर, ये जो छोटा सा अपना कीड़ा होता है। हाँ, बहुत छोटा होता है वो, फुदक फुदक, कई जगह उसको फुदका भी बोलते हैं। अच्छा, फुदका भी बोलते हैं। जी, वो जी, धान जी। में भी लगता है, गेहूं में भी लगता है। इसका क्या असर रहता है हम? इसका असर ये है सर, ये सकिंग पेस्ट है। अच्छा ये चूसता है। अच्छा अच्छा। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ये अंडे देना शुरू, टेम्परेचर बढ़ेगा, अंडे तो अंडे देना शुरू करेगा। इसका पूरे वर्ष में 4 लगभग साइकिल घूमते हैं। अच्छा जी। तो ये दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में, ये पेड़ों की जो छाल होती है उसके अंदर जो स्पेस होता है वहां घुसा रहता है सर्दियों में। अच्छा अच्छा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा और ये वहां से निकल के खिसक खिसक के सीधा जहाँ धूप होती है वहां पहुंच जाता है, वहां अंडे दे देता है। हाँ। उसको अंडे देने का टाइम जो होता है वो जनवरी
15 जनवरी के बाद जैसी टेम्परेचर बढ़ता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर जी वो देना शुरू कर देता है। जी जी। अब फिर जब अंडे देता है तो टेम्परेचर के ऊपर ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि यदि अंडे में से बच्चा निकलेगा, टेम्परेचर अगर होगा कम तो निकलेगा 10 दिन बाद। जी जी जी। और टेम्परेचर यदि 34, 38, 40 तक पहुंचता है तो ये चौथे दिन अंडे में से बच्चा बाहर निकलने लगता है। ओहो। तो इसलिए इसको चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। एक मादा 200 से 250 अंडे देती है। ये जो एक छोटा सा होपर है ये एक छोटा सा 250 अंडे देता है। 250 देता है। अच्छा। 200 से 250 अंडे देती है मादा। अच्छा जी। और ये करती क्या है, ये सकिंग पेस्ट है, ये चूसता है और जो भी टेंडर लीव्स हैं, मतलब बहुत मुलायम शाखाएं जो स्टार्टिंग होती है निकलने की। जी हाँ। तो ये उसको पत्तियों पर भी लगता है और जो पोलन निकलते हैं उनको भी खाता है। उनको भी खाता है। और ये चूसते उसके वहां पर एक्सक्रीटा करता रहता है, जिसको पेशाब बोल देते हैं। और वो चिपक चिपक होता है, बहुत स्टिकी होता है और वो पूरे पेड़ को ऐसे लगे जैसे आपने तेल लगा दिया। देखा होगा आपने भी किसान भाइयों, ऐसे लगता है कभी कभी प्लांट जैसे पानी से या बरसात में भीग गया हो, चमक रहा है, चमक होती है। हाँ। तो वो इसको रोकने के एक सिस्टम है उसको। इसका अगर साइकिल तोड़ दिया आपने, साइकिल तोड़ने का मतलब है कि अंडे में से बच्चा निकलेगा, आपने स्प्रे किया, पता लगा 5वें दिन फिर बच्चा निकल आया। जी जी। आपने कॉन्ट्रैक्ट दवाई डाली है, वो जो संपर्क में था वो मर गया, बाकी बच गया, फिर निकला, आपने देखा यार 4 दिन बाद फिर आप ऑफर दिखाई दे रहा है। सही सही सही। तो बेहतर विकल्प ये है कि इसके साइकिल को तोड़ने के लिए जैसे ही जनवरी के महीने में 15 जनवरी से पहले टेम्परेचर को देखते हुए 2 स्प्रे 10 दिन के फासले से कर देना चाहिए। स्प्रे ये किस तरह की होती है? इंसेक्टिसाइड। हाँ, पहला स्प्रे तो आप कर दें इमिडाक्लोप्रिड जी। उसमें कई तरह की आती है, इमिडाक्लोप्रिड आती है 17.8% लिक्विड आती है या 70% वाली भी आती है। जी जी। तो वो आप कर दें। हाँ, उसमें क्या है कि अगर 17.5 17.8% वाली है लिक्विड लेंगे आप जी, तो उसकी जो डोज है 0.3 से 0.4 ml पर लीटर ऑफ वाटर, इतना डाल दो। ठीक है। और उसके बाद एक स्प्रे थाइमेथाक्साम का कर दो। अच्छा। दोनों सिस्टमिक है और थाइमेथाक्साम का जो असर है वो 10 दिन तक रहता है। अच्छा अच्छा। तो जो पहले स्प्रे में यदि मादा बच भी गई तो 10 दिन बाद आपने दूसरा कर दिया, तो आप मैक्सिमम कवरेज कर लोगे। आप उसको मादा को चेक कर लो। ये बताइए, जैसे आप इसकी बता रहे हैं, कुछ और भी होता है इसमें या सिर्फ इसी का ज्यादा प्रकोप? नहीं, दूसरा ये है कि जैसे ही फूल निकलना शुरू होता है और टेंडर लीव्स होती है, अच्छा, उस समय टेम्परेचर यदि रात में ठंड है जी और दिन में गर्म है, हाँ, तो पाउडी मिल्ड्यू आने का चांस बहुत है। अच्छा अच्छा। ह्यूमिडिटी 70% से ऊपर हो जाए, 65-70 से ऊपर हो जाए, टेम्परेचर रात को ठंडी रात हो, ओस पड़े खूब, दिन में तेज गर्मी हो, तो जब ये टेम्परेचर आएगा समझ लो पाउडी मिल्ड्यू आनी ही आनी है। और हवा चलती है तो रैपिड फायर करती है, हवा से इसके जो पोलन है, अच्छा, इसके जो वो है आपके स्पोर्स, अच्छा, बहुत तेजी से फैलते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसमें टेम्परेचर को देखते हुए इसका स्प्रे करना चाहिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग ऑल्टरनेट डेज पर मैंगो ऑर्चर्ड को मॉनिटर करते रहना चाहिए। नर और मादा फूल का रेशो देखेंगे आप, इसका फर्क भी पड़ता है, टेम्परेचर के ऊपर है जी। अगर हाई टेम्परेचर है तो हमने देखा है कि हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर ज्यादा होते हैं, फिर बाद में उसमें झुमका बन जाता है। झुमका कहते हैं अनफर्टाइल जो फल होता है, अच्छा, वो बिना उसके ओवरी स्वेल हो जाती है और वो आम तो होता नहीं, हाँ, वो गिर जाता है, उसको झुमका बोलते हैं। लेकिन वो क्या है, इसमें भी फर्क है, टेम्परेचर ज्यादा होने पे जो इनका फूल का जो पॉलिनेशन का टाइम है जी, वो ज्यादा होता है टेम्परेचर कम होने पर। टेम्परेचर ज्यादा होता है 24 घंटे में उसका खत्म हो जाता है। सही। तो मक्खी ही पोलन को क्रॉस कराती है, तो पता लगा फूल खिला, मक्खी के संपर्क में नहीं आया, मक्खी नहीं आई उसके संपर्क में, तो फूल बेकार हो गया। और टेम्परेचर कम है तो वो 24 घंटे के बजाय 36 घंटे तक रहता है। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। ये बताइए, जैसे इस साल हमारा जो क्लाइमेट है वो काफी चेंजेस है कि भाई रात को जैसे अभी आप बता रहे थे कि 16 भी हो जाता है हमारा टेम्परेचर, 14-15 दिन में 24 के समथिंग रहता है, ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ, ज्यादा नहीं हो रहा, 28-30 तक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भाई मैंगो ऑर्चर्ड में इस तरीके की हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती है इस क्लाइमेट की वजह से? नहीं, इसका एक फायदा भी एक नुकसान भी है जी। अगर लंबे समय तक टेम्परेचर यही रहता है, हाँ, तो जो हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ है वो चेक हो जाता है। अच्छा अच्छा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ती है। आपने देखा नॉर्मली 3 फेज में आता है, बहुत अर्ली आता है, हाँ, बीच में आता है और लेट आता है। हाँ। जो लेट फ्लश, हाँ, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभी देखा आपने मार्च के महीने बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो उस समय अगर बड निकली, हाँ, और फूल बना, हाँ, तो हाई टेम्परेचर पे वो पॉलिनेट नहीं हो, झुमका बन गया। सही। इस बार ये फायदा हुआ, लेट फ्लश में फल बैठा है। अच्छा। लेट फ्लश में हाई टेम्परेचर नहीं गया है, 30-32 से ऊपर नहीं गया, पूरे सीजन देखा मैंने, अब तो अप्रैल चल रहा है जी जी। इस बार टेम्परेचर 32 क्रॉस नहीं किया, हाँ, रेयरली एक आध दिन को छोड़। बिल्कुल।
तो और रात को भी 15, 16, 14, 17, 18 ये रहा है। तो इससे क्या है कि लेट फ्लश में इस बार फ्रूट सेटिंग बहुत। तो जैसे फ्रूट सेटिंग हमारी सेट होगी, चलो भाई मान के चलते नहीं, हैं। इसमें एक चीज और बता दूं। हाँ। कहाँ गड़बड़ होती है किसान से जी। किसान के सामने धर्म संकट आता है। हाँ। कि जब वो हॉपर को काबू करने की सोचता है तब तक हॉपर बहुत ज्यादा फैला होता है। हॉपर को मारता है तो मक्खियां मरती हैं, और मक्खियां मरती हैं तो पॉलिनेशन नहीं होता, तो आम बनेगा नहीं, कितना है बढ़िया बोरो। तो दिक्कत ये यदि आपने 1-1.25 महीना आपने बिना इंसेक्टिसाइड के बाग को दे दिया वो टाइम जी, तो उतना फ्रूट सेट बढ़िया हो जाए। जैसे ही पोलिनेशन होता है अपना, हाँ। जो फ्रूट बनाती है मक्खी, इस फूल से ले जाके दूसरे फूल पे बैठती है। हाँ। इसका थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझाइए। जैसे आप बता रहे हैं हमारे 2 फूल निकलते हैं। हाँ। जब हमारा मोल आता है पेड़ पे, तो एक में तो नर, एक में मादा रहती है, और एक सिंगल अपनी नर होती है। हाँ। तो ये जो आम बनता है ये कौन से उसका बनता है? जैसे हमारी सिंगल एक मादा है। हाँ। और उसी के साथ नर है। इसमें अभी तक की रिसर्च में ये आया है जी कि जो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं उसमें दोनों होते हैं, मादा और नर जी। लेकिन वो जो मादा है वो नर से कंपेटेबिलिटी नहीं होती, उसी फूल के पोलन से वो फर्टाइल नहीं होता। अच्छा। दूसरा पोलन आएगा उसी पेड़ का, उसी बंच का भी हो सकता है, लेकिन वो उसी फूल का नहीं होगा, उसी फूल का नहीं होगा। हाँ। तो जो मक्खी दूसरे फूल पे बैठी है, हाँ, और वो उस पे आ गई, हाँ, उसके पैर से टच हुआ, और हाँ, पोलन वहां गया। अच्छा। विंड पॉलिनेशन भी होता है, हवा से भी होता है, हवा से भी उड़ के दूसरे फूल पे चला जाता है तो भी हो जाता है। लेकिन हमने कुछ देसी फलों में देखा, एक विलियम वैरायटी है। अच्छा जी। मेरे सामने है, देखो दिखाऊंगा आपको मैं जी। विलियम वैरायटी है, उसमें बंचेस में देखा है हमने। तो ये लगता है कभी कभी कि यार ये सेम फूल का सेम पोलन टच हुआ होगा। अच्छा। ऐसा लगता है हमको। हालांकि रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, रिसर्च जो है वो दशहरी पे, लंगड़े पे, अल्फांसो पे, चौसे पे, इन पे है। लेकिन जो विलियम है देसी वैरायटी से मिलती जुलती है, या गुलाब जामुन भी हमारे यहाँ है, उनका भी फ्रूट सेट बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी डाउट होता है कि शायद उस कुछ वैरायटीज में सेम फूल में भी नर और मादा कॉम्पेटेबल हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कि भाई ये जो हमारा एक फूल सेट होता है, और फिर जो दूसरे प्लांट पे फूल सेट होता है, ये उससे जाके जब मिलते हैं तब जाके हमारा आम बनता है। तो इसके बीच में भी अगर देखी जाए एक इंसान की तरह ही बॉन्डिंग है। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ। वो हमने केवल कैलकुलेट कर लिया, ऐसा है नहीं। हाँ। क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। हाँ। बल्कि एक फायदा तो जरूर देखा गया है, यदि 15-20 पेड़ों में एक दूसरी वैरायटी है। हाँ। अगर ये बात तो जेनेटिक्स में देखी है, और हाँ, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ। हर 15-20 या 40 पेड़ों के बीच में एक दूसरी वैरायटी का होना चाहिए। यदि चौसा है तो दशहरी लग जाए, दशहरी है तो विलियम लग जाए, विलियम है तो चौसा लग जाए। मान लीजिए 30 पेड़ एक वैरायटी के हैं। हाँ। उनमें दूसरी वैरायटी का फेल लग गया। हाँ। तो उसमें देखा गया है कि जो फ्रूट्स है वो हेल्दी होते हैं। वो ऐसे भी है साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अच्छा। यदि दूसरे पेड़ वैरायटी का पोलन आया है तो उसका जो फल है वो हेल्दी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्चर्ड लगाता है मैंगो का, तो सेम वैरायटी ना लगा के थोड़ी डिफरेंट उनके साथ में लगाए। होता क्या है कि वैसे तो जैसे मेरे यहाँ वैरायटी है। हाँ। मेरे यहाँ सारे के सारे वैरायटी जैसे ब्लॉक में है, एक ब्लॉक लंगड़ा है, फिर चौसा है, फिर दशहरी है, फिर गुलाब जामुन है। जी जी। लेकिन उनमें क्या हुआ अभी, कुछ ऐसे हैं कि मान लो एक पेड़ मर गया। हाँ। चौसे का मर गया। हाँ। मैंने उसकी जगह दशहरी लगा दिया। हाँ। वो काम कर गया वहां पर। लेकिन वैसे मिले हुए भी यहाँ से वहां मक्खी जाती रहती है। हाँ। पर नॉर्मली जो है वो करते क्या है, एक आध पेड़ आ जाए तो फायदा होता है देखने में कि जेनेटिक्स का फर्क है ये। यदि दूसरी वैरायटी का पोलन आता है तो उसमें फ्रूट जो है वो सेटिंग भी बढ़िया होती है और हेल्दी भी होता है। इस सीजन क्या लगता है आपको, जैसे अपना क्लाइमेट इस तरीके का है। हाँ। तो कैसा फल रहेगा? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात जरूर है, ये हमने देखी है कि जो लेट फ्लश इस बार आया है। हाँ। उसमें फ्रूट सेट बढ़िया है। और वो उन लोगों का बढ़िया, उसका भी मैं बता दूं, जिन लोगों ने स्प्रे नहीं किया है। स्प्रे नॉर्मली क्या होता है कि हम जब तक हॉपर को काबू करते हैं, ऊपर हमने देख लिया लेट फ्लश निकला, ऊपर हॉपर को मारने के लिए दवाई डाल दी हमने, तो पता लगा कि नीचे वाला जो फूल है वो अनफर्टाइल होकर गिर गया। तो जिन बागों में सावधानी बरती है वहां पर लेट फ्लश में फ्रूट सेट बढ़िया। अच्छा। यदि हमने काबू में कर रखा है, 1-1.25 महीने तक कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाला है, तो जो लेट फ्लश है उसमें अच्छा फ्रूट सेट आया है। और उसका कारण है कि पॉलिनेटर्स थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, रात का टेम्परेचर 15 से नीचे नहीं गया, और दिन का टेम्परेचर 30-32 से ऊपर नहीं गया। ये आइडियल टेम्परेचर है फ्रूट सेट के लिए। बहुत कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फ्रूट सेट होगा वो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा जो ध्यान देना है वो स्प्रे पे ही देना है। हाँ, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का दोनों का। अच्छा, मैंने बता दें, यदि आप टेम्परेचर का देखते हो, रात में ठंडी रातें हैं, दिन में टेम्परेचर गर्म है। हाँ। उस समय कोई ना कोई पाउडर मिल्ड्यू के लिए सल्फर का स्प्रे करते हैं। हाँ। सल्फर जो है बहुत अच्छा
न्यूट्रिएंट भी है और साथ में वो भी है, ये फंजीसाइड भी है। जी 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर का फंगस वो हम डालते हैं, सल्फर। अच्छा और साथ में पाउडर मिल्ड्यू के लिए बहुत सारी वो है, टैबोकोनाजोल है, या ये अपना एंथ्रोक्नोज के लिए साफ है, कार्बेंडाजिम, कई दवाइयां आती इन हैं। सबकी स्प्रे ही होती है या कुछ अपने नहीं, जैसे? सबका स्प्रे होता है। सबका स्प्रे, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई इनकी जड़ों में कुछ हम दवाई नहीं, जड़ों में वो फंगस, जड़ के फंगस को रोकता है। जड़ के फंगस को। आजकल बहुत उखटा रोग बहुत देखने में आ रहा है। उखटा रोग, अच्छा विल्टिंग बोलते हैं उसको। अच्छा, पेड़ दुखत हुआ है, सूखने लगा, ऊपर तक सूख जाता है। हाँ। कुछ उसका पेड़ कारण ऐसे भी सर, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे आम लग रहे हैं, आपने देखा कि साइड में एक पेड़ हो रहा है उसी वैरायटी का है, सेम कंडीशन है, हेल्थ वेल्थ सब अच्छी है, पर उस पे आम ही नहीं आ रहे। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंगो को फलों का राजा कहा जाता है जी और ये मैंने 22 साल के अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जी खूब गहराई से, अच्छा न्यूट्रिशन देके भी देखा है। जी हर पेड़ हर साल जी अलग तरीके से बिहेव करता है। अच्छा जैसे राजा के मिजाज को पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है टेस्ट के कारण इसका नाम दिया गया। हाँ हाँ मुझे लगता है कि टेस्ट कारण नहीं है, क्योंकि हाँ। बहुत अच्छे अच्छे फल भी हैं जिनको बहुत लोग आम खाते ही नहीं, जी जी जिनको लीची पसंद है, जी जिनको अमरूद पसंद है, जी लेकिन इसको क्यों फलों का राजा कहा गया? उसका कारण है कि यू कैन नॉट रीड द बिहेवियर ऑफ मैन। आम के व्यवहार को आप समझ नहीं पाओगे। वो व्यवहार आज इस साल में और तरीके से करेगा, जी अगले साल और तरीके से। जी जी। तो सर मुझे ये बताइए, इस सीजन में आपको क्या लगता है कि जैसे हमारा फ्रूट सेट हो रहा है, अगर किसान भाइयों को यही फ्रूट सेट अपना कंटिन्यू में रखना है, जो उनको दिख रहा है कि भाई हमारे ऑर्चर्ड के अंदर इस तरीके का फल आ रहा है, अगर वो लास्ट तक उन्हें टिकाना है, वो झड़ना नहीं है, तो सिर्फ स्प्रे पे ही ध्यान दे उनका, या कुछ और भी है? इसमें क्या है, ये जो 2 किस्म की ड्रॉपिंग होती है जी। एक ड्रॉपिंग होती है फ्रूट सेट के तुरंत बाद, हाँ, यानी कि लगभग 15 दिन बाद। अच्छा। तो जो अनफर्टाइल है वो गिरने लगता है। जी। जो अनफर्टाइल फल है, जी, जो जी। अंडे जो फर्टाइल नहीं हुआ और वैसे ओवरी स्वेल हो गया, आम दिख रहा है, आम नहीं है वो, हाँ, हाँ। वो गिर जाएगा। जी। वो तो गिरना ही है। हाँ। लेकिन एक होती है मे ड्रॉपिंग, अच्छा। मई के महीने में होती है, इतना मोटा मोटा आम गिरता है। वो क्या वजह रहती है? उसके 2-3 कारण है। जी। यदि बाग में हॉपर का प्रकोप रहा है तो हॉपर ने उसके डंठल को सक करके कमजोर कर दिया है, कमजोर कर दिया, पीछे से उसको पूरा चूस लिया, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि पौधे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है, वो आम तक जा ही नहीं रही है। हाँ, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। हाँ। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने पेड़ को सही मायनों में पानी भी नहीं दिया है। अच्छा अच्छा। अगर पानी दिया है तो लेट दिया है, तो पानी की कमी से भी ऐसा होता है, फल ड्रॉप हो जाता है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जी। ध्यान रखो, हॉपर ना आए, सकिंग पेस्ट ना आए, दूसरा है कि न्यूट्रिशन दे दो, चाहे सॉइल में दे दो। सॉइल में दिया जाना चाहिए अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, बरसात के निपटने के बाद जी। और स्प्रे का टाइम तो ये है ही, अब चल रहा है। जैसे आप बता रहे हैं मई में हमारा जो आम बन जाता है और वो गिरता है, हाँ। तो आपके साथ भी हुआ है ऐसा, या फिर ये हर बाग में होगा? हर बाग में होता है, चाहे हम कम या ज्यादा। अच्छा। एक्चुअल में पेड़ की अपनी एक एफिशिएंसी होती है। ये ऐसे नहीं है कि भाई हम ज्यादा टेक केयर जैसे करते हैं। नहीं, वो होगा जितना, देखिए आप जितना तंदुरुस्त पेड़ होगा उतने तंदुरुस्त फल होंगे, उतना तंदुरुस्त रो पाएगा। तो उसमें यदि बीमारी नहीं है और आपने अच्छी ताकत दे रखी है तो फल अच्छा रुकेगा। बिल्कुल। पेड़ कमजोर है तो वो बाकी गिर देगा, इतना रोकना चाहे रोक लेगा। और उसमें भी क्या है कि एक्चुअल में क्या है, एब्सिशन कहते हैं इसको जी। एक इसमें जब फल पकता है उसके टाइम पे भी और उससे पहले भी एब्सिसिक एसिड बनता है इसके अंदर जी, जो वहां पर उसके डंठल को कमजोर करता है और वहां से टूट जाता है, एब्सिशन होता है। बिल्कुल, वो अपने आप गिर जाएगा। तो पेड़ के अंदर अगर आपने बैलेंस न्यूट्रिशन दे रखा है, पेड़ बोलता तो है नहीं जी, तो आपको तो अंदाजे से ही देना पड़ेगा जी जी। इसको क्लिनिक देख करके करना पड़ेगा, भाई पत्तों की क्या स्थिति है, क्या है। तो आपने उसको न्यूट्रिशन ठीक दिया हुआ है, सकिंग पेस्ट ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, पानी देते रहे हैं जी, तो फिर वो लगता है कि हेल्दी रहेगा और फल रुकेगा। बढ़िया। एक बात और है कि जैसे बारिश हुई है जी, बारिश के तुरंत बाद टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा है जी जी, बढ़ेगा। हाँ। तो इस समय कोई ना कोई फंजीसाइड कर देना चाहिए छोटे फूल पर, जब आप फ्रूट सेट हो गया है। इसलिए मैं कल बारिश खत्म हुई है, मैंने आज किया है जी, और ये 10 दिन तक इसका असर रहेगा। 10 दिन बाद आम हेल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे आपको 22 साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि भाई हर एक मैंगो फार्मर को इस तरीके की चीजें तो है अपनी चुननी ही है अगर अपना फ्रूट सेट अच्छे से रखना है? देखिए 2-3 चीजें हैं सर। एक तो बाग को साफ रखें, दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, साल में 2 बार तो कम से कम पौधे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अच्छा। तीसरी बात ये कि जो हॉपर है वो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला है, वो ही है इसका सबसे ज्यादा। और कैटरपिलर भी आता है, उसका बहुत सरल तरीका है, एमामेक्टिन डाल दो बस, सुंडी इसको बोलते हैं। हाँ। वो आती है तो वो जैसे तितली से बनती है, बिल्कुल। तो वो उस समय आप जब आप
फरवरी के महीने में एक स्प्रे में डाल दो कोई भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आपका अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आप खेती बाड़ी अच्छे से सीखते रहें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय किसान। धन्यवाद सर। नमस्कार।